हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं कमल शर्मा फिर से प्रस्तुत हूँ आपके सामने आपके फेवरेट चैनल डॉक्टर फिजिक्स फॉर यू में। देखिए ज़रा, लास्ट लेक्चर में अपन ने सेंटर ऑफ मास के बारे में पढ़ रहे थे और उसके कुछ फॉर्मूले देखे थे लास्ट के अंदर। मैं फिर से बोल रहा हूँ, पहले दोनों लेक्चर देखे देन आफ्टर आपको समझ आएगा कि अपन ने क्या क्या देख लिया था, और थर्ड लेक्चर का मज़ा भी उसी के बाद आएगा आपको। क्लियर है? ठीक है, तो मैं बात करता हूँ अब उससे आगे की। मैं पहले पिछले फॉर्मूले को थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ कि पिछले लेक्चर में क्या हुआ था। कुछ बातें की थी। अपन ने कहा था कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला, मतलब सतत द्रव्यमान निकाय के लिए सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या था बालकों। तो एक्स सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या था, इंटीग्रेशन एक्स डी एम अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी एम। वाई सी एम का फॉर्मूला क्या था, इंटीग्रेशन वाई डी एम अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी एम। क्लियर है? ठीक है। फिर अपन ने कहा था कि जेड सी एम क्या हो जाएगा, जेड सी एम का फॉर्मूला आएगा इंटीग्रेशन जेड डी एम अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी एम। क्लियर है? ठीक है। फिर अपन ने तीन द्रव्यमान अपन ने मास डिस्ट्रीब्यूशन देखे थे, तीन मास डिस्ट्रीब्यूशन देखे थे। कौन सा? लेमडा मास पर यूनिट लेंथ, सिग्मा मास पर यूनिट एरिया, सरफेस मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी, और रो वॉल्यूम मास डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम। फिर अपन ने एलिमेंट लेना देखा था। 1D मास 1D स्ट्रक्चर हो तो उसके लिए एलिमेंट लेते हैं एक लेंथ वाइज एक टुकड़ा, जिसकी लेंथ अपन कितनी मानते हैं वाल को, dx, जिसका मास कितना मानते हैं, dm। dm बराबर होगा इस कंडीशन में लेमडा dx। टू डायमेंशनल बॉडी के लिए अपन क्या मानते हैं, टू डायमेंशन जैसे अलग अलग एरिया वाइज एक एलिमेंट लिया जाता है। जैसे एक डिस्क हो तो डिस्क का एलिमेंट क्या बोला था बालकों मैंने, डिस्क का एलिमेंट क्या होता है बालकों, तो डिस्क का एलिमेंट होता है एक रिंग। डिस्क का एलिमेंट एक रिंग जिसकी विड्थ अपन कितनी मानते हैं बालकों, इसकी विड्थ मानते हैं अपन dx, इसका मास मानते हैं अपन dm। तो अपन dm मास होगा सिग्मा इंटू डी ए। एरिया क्या होगा इस रिंग का, तो मैं इसको कट करके ऐसे फैला लूँ तो अपन ने कहा था ये 2πx और ये dx, तो 2πx इंटू dx अपन ने एरिया लिखा था। क्लियर है बालकों? फिर अपन ने 3D मास के लिए एलिमेंट लिया था। 3D मास के लिए एलिमेंट का फॉर्मूला क्या देखा था बालकों, 3D मास के लिए वॉल्यूम। अपन ने जैसे एक पूरा स्फीयर हो तो वो उस स्फीयर का, सॉलिड स्फीयर का एलिमेंट लिया जाता है एक स्फेरिकल सेल। क्या लिया जाता है बालकों, स्फेरिकल सेल। स्फेरिकल सेल लिया जाता है, ये अपन ने बोला था। और इस कंडीशन में अपन ने स्फेरिकल सेल का मास अपन ने dm लिखा था। dm को क्या लिखूंगा मैं, रो इंटू डी वी लिखूंगा। क्लियर है? ये सारी बातें अपन ने लास्ट लेक्चर के अंदर कर ली थी। एक और बात मैंने कहा था, हाफ रिंग के लिए फॉर्मूला क्या होता है, हाफ रिंग के लिए अपन ने कहा था सेंटर ऑफ मास यहाँ से होता है 2r अपॉन पाई। क्लियर है? फिर अपन ने कहा था हाफ डिस्क सेमी सर्कुलर डिस्क हो तो उसके लिए सेंटर ऑफ मास कितना होता है, यहाँ से ओ से कितने डिस्टेंस पे होता है, 4r अपॉन 3 पाई। क्लियर? फिर अपन ने एक और देखा था, तो ये देखे थे। एक अपन ने देखा था हेमीस्फीयर, होलो हेमीस्फीयर। होलो मतलब खोखला, ठीक है। खोखला अगर अर्धगोला हो, होलो हेमिस्फीयर, तो होलो हेमिस्फीयर के लिए अपन यहाँ से कहते हैं यहाँ से कितना होगा, तो ये डिस्टेंस आई थी r/2। कितना आया था, r/2। फिर अपन ने देखा था सॉलिड हेमिस्फीयर। सॉलिड हेमिस्फीयर के लिए अपन ने यहाँ से बोला था 3r/8 होता है। चार ये मेन इंपॉर्टेंट अपन ने देख लिए थे। फिर अपन ने कहा था कि भाई ये है, अगर एक कोन है तो होलो कोन है, होलो कोन खोखला। अगर शंकु हो तो यहाँ से डिस्टेंस होती है h/3। सॉलिड कोन हो, अगर कैसा हो, सॉलिड कोन हो, सॉलिड कोन हो तो अपन ने कहा था यहाँ से डिस्टेंस होती है h/4। ये फॉर्मूले देखे थे। एक आर्क के लिए फॉर्मूला देखा था कि अगर एक ऐसे आर्क हो, ऐसे ये रेडियस r हो, ये एंगल 2θ हो, तो 2θ हो तो अपन ने लिखा था r sin θ अपॉन थीटा। क्या लिखा था, r sin θ अपॉन थीटा। फिर अगर एक जैसे ऐसे एक आर्क वाइज एक टुकड़ा हो लेकिन ये पूरा भरा हुआ हो, पूरा भरा हुआ हो तो अपन ने पहले वाले के लिए फॉर्मूला क्या था, r sin θ अपॉन थीटा। क्लियर?
दूसरे वाले के लिए अपन ने फॉर्मूला क्या किया था, यहाँ अपन ने 2r sin थीटा अपॉन 3 थीटा क्या कर दिया था, 2r sin थीटा अपॉन 3 थीटा, ये सॉलिड वाले के लिए और ये होलो वाले के लिए अपन ने किया था। क्लियर है वाल को? आई थिंक आपको प्रीवियस लेक्चर पूरा याद होगा। मैंने एक बार 2-4 मिनट में इसको रिवाइज करवा दिया है कि क्या क्या चीज़ें जिससे आपको आसानी रहेगी शायद पढ़ने में, और यही सही बेस्ट तरीका होता है मेरे अकॉर्डिंग। वैसे सबके लिए अलग अलग थीम होती है पढ़ने की और पढ़ाने की। बात को क्लियर है? तो देखिए ज़रा, अब इससे आगे अपन बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अपन क्वेश्चन शुरू करते हैं आज के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं कुछ। फाइंड सेंटर ऑफ मास फॉर गिवन बॉडीज। इससे मैं थोड़ा सा निर्णय निकाल के बताऊंगा आपको, एक वो आपको याद रखना है। फाइंड सेंटर ऑफ मास फॉर गिवन बॉडीज, ठीक है। अपन कहें तो मैं कहूँ सबसे पहला है आपके लिए क्वेश्चन कुछ ऐसा है। ये एक स्क्वायर प्लेट ले ली मैंने, क्या ले ली, एक स्क्वायर प्लेट ले ली, ठीक है। स्क्वायर प्लेट है, ध्यान रखना कैसी है, एक स्क्वायर प्लेट है अपने पास, ऐसी ये स्क्वायर प्लेट है अपने पास। अब मैं कहूँ ये लेंथ अपनी 12 है, ये यहाँ से लेंथ है L, यहाँ से लेंथ है L, और इसका मास दे रखा है अगले ने M। एक ऐसे ही यहाँ पर एक मैंने एक डिस्क बना दी, ये तो स्क्वायर है, स्क्वायर प्लेट, और ये मैंने क्या बना दी, एक डिस्क बना दी। क्या बना दी बालकों, एक डिस्क बना दी, ये पूरी मतलब भरी हुई है। इसका मास भी M है और इसकी रेडियस है बालकों, मैं कह देता हूँ इसकी रेडियस है L। इसकी रेडियस कितनी है बालकों, L। बताइए ज़रा व्हाट विल बी द सेंटर ऑफ मास ऑफ गिवन सिस्टम। इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा? तो देखो ये बॉडीज कैसी हैं, कंटिन्यूस बॉडीज है। तो एक नोट डाल के एक बात लिखनी है अपन को, पिताजी के प्लॉट में नोट डाल के लिखना। आप पिताजी का प्लॉट कौन सा होता है, तो ध्यान रखना बालकों, मेरी क्लास में पिताजी का प्लॉट होता है जो अपन पेज बनाते हैं, इसमें ये वाली जगह जो ऊपर वाली जगह होती है खाली, वो पिताजी का प्लॉट होता है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट जगह होती है। वहाँ केवल अपन हेडिंग रखते हैं, है ना। पिताजी की दी हुई संपत्ति बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ख्याल रखना पड़ता है उसका। वैसे ही वो पिताजी का प्लॉट है। तो नोट में लिखेंगे अपन, क्या लिखेंगे, व्हेन वी फाइंड आउट फॉर कंटिन्यूअस बॉडी, फॉर डिफरेंट कंटिन्यूअस बॉडीज, ठीक है। मैं कहूँ डिफरेंट कंटिन्यूअस बॉडीज होती हैं, अपन बॉडी होती है, ठीक है। फॉर डिफरेंट कंटिन्यूअस बॉडी, फर्स्ट find their individual सेंटर ऑफ मास। पहले उनके अलग अलग सेंटर ऑफ मास को फाइंड आउट करो, देन लेट देम एज ए पॉइंट मास। फिर उसको एक पॉइंट मास की तरह कंसिडर करना चाहिए। देन अप्लाई formulas for डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम के लिए जो फॉर्मूला लगाते हैं, क्या लगाया था अपन ने, याद होगा आपको, m1r1 प्लस m2r2 प्लस m3r3 प्लस डैश 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 अपॉन m1rn अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। वैसे ही m1x1 प्लस m2x2 प्लस ऐसे ही अपॉन m1 प्लस m2 y के लिए अलग था। तो पहले क्या करना है, फॉर डिफरेंट कंटिन्यूअस बॉडी, फर्स्ट फाइंड देयर इंडिविजुअल सेंटर ऑफ मास, देन लेट देम एज ए पॉइंट मासेस, देन अप्लाई फॉर्मूलाज फॉर क्या, डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम। क्लियर है? पॉज करके ये बात अपने शब्दों में लिख लेना, आपको समझ आनी चाहिए। देखिए जरा, तो क्या बोला, ये डिफरेंट कंटिन्यूअस बॉडी हैं, तो सबसे पहले इनका इंडिविजुअल सेंटर ऑफ मास निकालिए। तो इंडिविजुअल सेंटर ऑफ मास निकालो, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये ओरिजिन वाला पॉइंट है, दिखाई दे रहा है, ये वाई एक्सिस फुटे हुए थोड़ी हैं,
दिखाई दे रहा है ना बालकों? तो ध्यान रखना है, ये एक्स एक्सिस और ये अपना वाई एक्सिस। इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है? तो बोले इसका सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे। अब ये लेंथ 2l, ये लेंथ भी l, और l कितना हुआ? 4l हुआ क्या? नहीं हुआ, कितना हुआ? 2l। तो ये 2l, ये 2l, सेंटर ऑफ मास एकदम बीच में आएगा। तो यहाँ से मैं उस सेंटर ऑफ मास को कहाँ बनाऊँ? मैं बनाऊँ कहाँ पे, कितनी डिस्टेंस पे? तो इसका आधा कितना? l पे। तो l पे मैंने इसका सेंटर ऑफ मास बना दिया। कहाँ पे बना दिया मैंने? l पे। तो यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी हो गई? l पे हो गई। इसका मास कितना है? तो मैंने मान लिया इसका मास कितना है? m है। क्लियर है? अब इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर आएगा? तो मैंने कहा इसका सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे। क्यों? अगर रेगुलर ऐसे शेप हो, एकदम पर्टिकुलर शेप हो पूरी की पूरी, तो सेंटर ऑफ मास हमेशा कहाँ पर रहता है? सेंटर पे। तो सर्कल का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर रहेगा? सर्कल के सेंटर पे। अब ये सेंटर यहाँ से कितनी डिस्टेंस पे बनाऊँ मैं? तो ये 2l और इसकी रेडियस l है, तो ये लेंथ भी कितनी होगी? l होगी। तो मैं यहाँ से कहूँ ये 2l और यहाँ से ये l, और तो यहाँ पर हो गया ये एक और मास। इसका मास कितना बालकों? m। और ये यहाँ से कितनी डिस्टेंस पे है? 3l पे। एक्स पोजीशन होगी। अब देखो YCM तो क्या आएगा? इसका 0 आएगा। क्यों? ये y एक्सिस, जितना मास इधर उतना मास इधर, जितना मास इधर उतना मास इधर, तो सेंटर ऑफ मास एकदम बीच में। कोई एक बात बताना मेरे को, यहाँ 4 kg, यहाँ 4 kg, ये x और ये भी x, तो सेंटर ऑफ मास डेफिनेटली कहाँ पर आएगा? बीच में आएगा। डेफिनेटली कहाँ पर आएगा? सेंटर ऑफ मास बीच में आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? मैं कहता हूँ ये 4 kg, ये 4 kg है, तो सेंटर ऑफ मास डेफिनेटली कहाँ पर आएगा बालकों? सेंटर पे आएगा। मैं कहता हूँ एक रोड है पूरी की पूरी, रोड वो वाली नहीं, रोड चलने वाली, ये अलग रोड, छड़, ठीक है। अब इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर आएगा? सेंटर पे। वाई एक्सिस क्या होगा इसका? मैं बोलूँगा इस सेंटर है, यहाँ पर आएगा सेंटर ऑफ मास, ठीक है, वाई कोऑर्डिनेट। अब वही चीज़ है, अब जैसे ऐसी बॉडी हो, क्लियर है? तो जितना ऐसे मैं एक बॉडी बना दूँ, ये बॉडी है, ये बॉडी है, तो जितना मास ऊपर है उतना मास अगर नीचे है, तो ये वाला पॉइंट आएगा, यहाँ कहीं आएगा, चाहे यहाँ कहीं भी आ सकता है। मैं कह दूँ यहाँ बनाऊँ, जैसे इस बॉडी को मैं यहाँ बना दूँ, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। अब सेंटर ऑफ मास यहाँ आएगा, वाई वाला पॉइंट तो बीच में ही रहेगा, मतलब वाई कोऑर्डिनेट इसका क्या हो जाएगा? 0। मतलब जितना मास इधर उतना मास इधर हो, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ पर आएगा? बीच में। जैसे एक वायर लगा दिया मैंने, ये एक्स एक्स है, ये वाई एक्स है, ये एक्स 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 और ये वाई एक्स, जितना मास इधर उतना मास इधर, तो सेंटर ऑफ मास एक तो बीच में आएगा, वाई कोऑर्डिनेट हो गया, लेकिन एक्स कोऑर्डिनेट उसका डेफिनेटली क्या होगा? 0 होगा। कोऑर्डिनेट लिखने तो आते हैं ना, क्लियर है? सेंटर ऑफ मास एक्स वाला पॉइंट कहाँ पर आएगा बालकों? ओरिजिन पे आएगा। क्लियर है? ठीक है। जितना मास एक तरफ, जैसे ये वायर बना दूं मैं ऐसे, अब जितना मास इधर है इस लाइन के उतना मास इधर है, तो सेंटर ऑफ मास इस लाइन पे आएगा, चाहे यहाँ है, चाहे यहाँ है, चाहे यहाँ है, चाहे यहाँ है, इस लाइन पे आएगा। क्यों? उसका एक्स कोऑर्डिनेट डेफिनेटली कितना होगा बालकों? 0 होगा। एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा बालकों? 0 होगा। अपन ऐसा कह सकते हैं। तो देखिए ज़रा, अब मैं कहूँ इनका सेंटर ऑफ मास, वैसे वरना फॉर्मूले में तो पुट कर ही सकते हैं, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ। अब फॉर्मूला अपना, केवल एक्स पॉइंट्स हैं ये, तो एक्स सेंटर ऑफ मास, भाई 2 मास यहाँ पड़े हैं, सेंटर ऑफ मास डेफिनेटली यहाँ कहीं आ सकता है, ठीक है। वो XCM फॉर्मूला m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन 2 ही पॉइंट है, तो m1 प्लस m2। बताइए ज़रा, m1 कितना है? m1 कितना है? m, इसको मैं फर्स्ट बोल दूँ और इसको क्या बोल दूँ? सेकंड। बताइए ज़रा, m1 कितना? m1 कितना है बालकों? m, x1 पहले की पोजीशन, तो l प्लस m2 कितना है बालकों? m प्लस इंटू x कितना है बालकों? 3l, तो 3l अपॉन m प्लस m, कितना हो गया? ml, 3ml कितना हो गया? 4ml अपॉन 2m, m से m, 2 से ये 4 को कटा, तो क्या आ गया आंसर? 2l आएगा। 2l आएगा। यहाँ से एक्स सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस क्या आएगी? तो ये आया COM, सेंटर ऑफ मास, चीफ ऑफ मिनिस्टर नहीं, सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास 12 पे आया यहाँ से। अब कॉमन सेंस की बात, m मास यहाँ रखा है, m मास यहाँ रखा है, सेंटर ऑफ मास एकदम बीच में आएगा, आएगा कि नहीं आएगा बाल को?
तो ये यहाँ से L डिस्टेंस पे, ये 3L पे है, तो बीच कहाँ होता है इसका, ये 2L डिस्टेंस से है, तो यहाँ से L डिस्टेंस पे होगा, तो ये L तो कितना आ गया 12। कॉमन सेंस की बात है, क्लियर है। देखिए ज़रा आगे बात करते हैं। नेक्स्ट तो क्या बोला अपन ने नोट डाल के, वो बात आपको लिख लेनी है। क्या लिख लेनी है, मैंने कहा सेंटर ऑफ मास, अगर कंटिन्यूस बॉडीज दी हुई हैं, पहले जो क्वेश्चन किए थे अपन ने लास्ट लेक्चर में, सेकंड लास्ट लेक्चर में, उसमें क्या था, मास अलग अलग पॉइंट पे ही दिया हुआ था, तब m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 वो वाला फॉर्मूला लगाना था। अब कंटिन्यूस बॉडी है तो इनके लिए भी फॉर्मूला वही लगाना है, लेकिन पहले क्या करना है आपको, उनका इंडिविजुअल सेंटर ऑफ मास निकालना है और उस पर आपको पुट करना है। देखो ज़रा एक और क्वेश्चन करते हैं इसी के ऊपर, एक और क्वेश्चन करते हैं अपन इसी के ऊपर। देखिए ज़रा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आपके पास, मैं कह दूँ सेकंड, मैं कह दूँ ये मान लो एक ये एक्स एक्स है, ये वाई एक्स है, क्लियर, ठीक है, ये है यहाँ पे, और मैं कह दूँ इसके ऊपर आपने एक रोड और रख रखी है, ऐसे एक रोड और रख दी, और इसके ऊपर एक स्फीयर और रख दिया, डिस्क है, मान क्या रख रखी है, डिस्क, ये स्क्वायर है। हाँ, इसका YCM क्या लिखना था अपन को, 0। YCM कैसे 0 आएगा, क्योंकि इधर ना तो ऊपर मास था ना नीचे मास था, तो YCM क्या आएगा, 0 आएगा। ये है मान लो, ठीक है। अब मैं कहूँ इसका मास, ये भी प्लेट है और ये रोड है, ठीक है, मैं कह देता हूँ इसका मास 4m है, इसका मास 2m है और इसका मास m है, ठीक है। इसकी ये वाली डिस्टेंस, ये वाई एक्स है बालकों, क्लियर है। क्वेश्चन है फाइंड सेंटर ऑफ मास, बस फ्रॉम ओ पॉइंट, फ्रॉम ओ पॉइंट, यहाँ से डिस्टेंस ये ओरिजिन से बतानी है मान लो, ठीक है। ये 4m है, ये m है, और ये लेंथ अगर इसकी l है, कितनी है l, ये स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर प्लेट है, ये डिस्टेंस l है और ये डिस्टेंस भी कितनी है, l है। इसकी लेंथ है 4l, इसकी डिस्टेंस है 4l, यहाँ लिख देता हूँ मैं 2l ये लेंथ, ठीक है, और 2l ये लेंथ, जितनी इधर उतनी। इसकी रेडियस है अपने पास l, इसकी रेडियस कितनी है l। इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है आपको, इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है आपको। बताइए ज़रा कैसे करोगे, तो सेंटर ऑफ मास देखिए ज़रा कैसे करोगे। तो सबसे पहले इनका इंडिविजुअल सेंटर ऑफ मास लिख दूं मैं, ये भैया एक्स एक्सिस और ये भैया वाई एक्सिस, इंडिविजुअल सेंटर ऑफ मास। इसका बालकों बताइए जरा, स्क्वायर का फर्स्ट बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहां पर आएगा, ये लेंथ 12, स्क्वायर प्लेट है तो ये 12, तो ये लेंथ भी कितनी 12, क्लियर। 12 है तो सेंटर ऑफ मास यहां पर रहेगा सेंटर पे, तो यहां से ये डिस्टेंस कितनी आएगी बालकों, L आएगी। मास कितना बालकों, 4m मास आ गया। कितना मास आया रॉबर्ट, 4m मास आया, क्लियर। दूसरा ये रोड है, रोड का सेंटर ऑफ मास यहीं पर, रोड की विड्थ लगभग नेग्लिजिबल मानी जाती है। रोड की विड्थ कैसे मानी जाएगी बालकों, लगभग नेग्लिजिबल, ठीक है, लगभग नेग्लिजिबल मानूं मैं इसको, तो इसका सेंटर ऑफ मास बीच में, यहां से उसकी डिस्टेंस कितनी मालूम है, यहाँ ये जो लेंथ है उसके बराबर ही होगी ये वाली डिस्टेंस, क्योंकि ये विड्थ लगभग नेग्लिजिबल है। मैंने तो शो कर दी, वरना इसको थोड़ा सा और पतला शो करना चाहिए। तो यहाँ से ये L, यहाँ से 12 पे ये रोड का सेंटर ऑफ मास, किसका बालकों, रोड का सेंटर ऑफ मास है। ये कितनी डिस्टेंस पे, यहाँ से 2L डिस्टेंस पे। मास कितना इसका, m मास। अब इस स्फीयर का सेंटर ऑफ मास, स्फीयर का सेंटर ऑफ मास ये 12, इसकी विड्थ नेग्लिजिबल है, ये नेग्लिजिबल है, तुम्हारी इच्छा हो तो पतला कर देना इसको, ठीक है। अब इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा, यहाँ से टोटल डिस्टेंस कितनी बोले, ये 12, ये नेग्लिजिबल और ये L, तो टोटल यहाँ से कितनी डिस्टेंस पे, 3L पे ये रहा 3L, क्लियर है
बालको ये एक पॉइंट, एक ये 4m, ये m और इसका मास 2m। क्लियर? इस तरीके से तो अपन ने क्या किया बालकों, अपन ने पहले कंटिन्यूस बॉडीज थी, इनका इंडिविजुअल सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट किया। अब फॉर्मूला लगाएंगे किसकी तरह, डिस्ट्रीब्यूटेड की तरह। तो सबसे पहले XCM का फॉर्मूला तो क्या होगा, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस 3 बॉडीज हैं तो m3 x3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। जैसे उसमें y का किया नहीं था लेकिन अब बता देता हूँ मैं यहाँ। वैसे x1 इसका x कोऑर्डिनेट 0 पे ही है, y एक्सिस मतलब वहाँ पर x की वैल्यू क्या होती है 0। अरे भैया ये x एक्सिस है, यहाँ x की वैल्यू 1 है तो इस पूरी लाइन पे x की वैल्यू 1 होती है। वैसे यहाँ x की वैल्यू क्या होती है, इस पूरी y एक्सिस पे x की वैल्यू कितनी होती है बालकों 0। तो मैं कहूँ y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 है तो x1 0 हो गया, y1 भी 0, x2 भी 0 हो गया और x3 भी 0 हो गया। क्यों, इसके कोऑर्डिनेट लिख देता हूँ, चलो तुम्हारी इच्छा है तो। इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे बालकों बताना ज़रा। मैं कहूँ 0, L होगा, पहले x की पोजीशन बाद में y की। इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे बालकों, तो 0, 2L। इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे बालकों, तो मैं कहूँगा ये डिस्टेंस टोटल कितनी है 3L है तो मैं 0, 3L। हाँ या ना, क्लियर है बालकों, 0, 3L। तो भैया बताइए सेंटर ऑफ मास कहाँ पर आएगा। तो XCM का फॉर्मूला बन गया, x1 की वैल्यू भी 0, x2 की वैल्यू भी 0 और x3 की वैल्यू भी 0। तो ये क्या हो गया 0 हो गया। मैं बात करता हूँ सीधा y सेंटर ऑफ मास की। किसकी बात करता हूँ बालकों, y सेंटर ऑफ मास की। y सेंटर ऑफ मास फॉर्मूला m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। बताओ ज़रा y सेंटर ऑफ मास m1 कितना है, पहला इसको मान लो, दूसरा इसको, तीसरा इसको। m1 4m इंटू y1 पहले की पोजीशन y पोजीशन l प्लस m2 कितना m, y2 कितना 2l प्लस थर्ड मास कितना 2m और y3 कितना 3l तो 2m इंटू 3l अपॉन टोटल मास 4m प्लस m प्लस 2m। कितना आएगा बाल को बताना ज़रा, 4ml प्लस 2ml प्लस 6ml, ठीक है, अपॉन 7m। क्लियर है, बताओ कितना आ गया, 4 2 6, 6 और 6 12ml अपॉन 6mm से m कैंसिल आउट, 12l/7 आया नीचे, सॉरी 7m आएगा। क्लियर, ठीक है, तो ये क्या आएगा 12l/7 आंसर आएगा। क्लियर बाल को, इस तरीके से अपन सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट कर सकते हैं। चलो एक छोटा सा एग्जांपल और करता हूँ। छोटा सा एग्जांपल और करते हैं। मैं कहूँ, हाँ तो देखिए ज़रा, मैं कहूँ अगला है, मान लो अपने पास एक एग्जांपल और थर्ड मान लो, मेरे पास है एक ये शंकु है, मतलब कोन है, सॉलिड कोन, ठीक है, सॉलिड कोन है, ये अपना एक्स एक्सिस है और ये अपना क्या है वाई एक्सिस है। एक सॉलिड कोन है और इसके ऊपर एक स्फीयर है, इसका मास m है, इसका मास 4m है, सॉलिड स्फीयर है, एकदम ऐसे इस पर टिप पे रखा है, ये अपना कोन और कोन की टिप पे ये रखा हुआ है, एकदम बैलेंस्ड, मतलब ठीक है, टिप पे ये रखा हुआ है, इसका मास कितना 4 है, इसका मास कितना m, इसकी हाइट दे रखी है बाल को 8h या मैं कहूँ 8l दे रखी है मान लो हाइट, और इसकी रेडियस दे रखी है मान लो 2l, रेडियस कितनी दे रखी है 2l। तो वही तरीका, क्या तरीका बाल को, सेम ऐसा ही बना दो। हाँ, अब सबसे पहले कंटिन्यूस बॉडीज के लिए नोट डाल के क्या लिखा था पिताजी के प्लॉट में, बताइए जरा। तो अपन ने लिखा था कि सबसे पहले कंटिन्यूस बॉडी होती है, उसका सेंटर ऑफ मास अलग से, इसका अलग से कहां पर होता है वो बताएंगे, इसका अलग से कहां पर होता है वो बताएंगे। तो कौन है, ये कौन रखा हुआ है,
यहां से अपन ने देखा था, यहां से हाइट कितनी होती है सॉलिड कोन के लिए, सेंटर ऑफ मास कहां पर होता है, तो मैंने कहा था इसकी हाइट अगर h है, ये अगर h है तो सॉलिड कोन के लिए h/4 पे होती है। कितने पे होती है, h/4। तो यहां से ये h/4 पे है, ये सेंटर ऑफ मास मान लिया यहाँ है, ये मैंने कह दिया यहाँ है। ये मास कितना है इसका m, और ये हाइट मैंने h/4, और h की जगह कितना है 8l/4, कितना आएगा 12 आएगा, 12 डिस्टेंस पे। दूसरा ये स्फीयर है, स्फीयर का सेंटर ऑफ मास कहां पर बालकों, सेंटर पे, सेंटर ये रहा भैया सेंटर। अब इस सेंटर की डिस्टेंस कितने, मास कितना 4m, डिस्टेंस कितनी यहां से, दैट इज क्वेश्चन। ये 8l डिस्टेंस तो ये हो गई, और ये रेडियस और 8l, ये रेडियस ये कितनी 12, 8l टोटल डिस्टेंस ये हो गई कितनी 10l, कितनी हो गई बालकों 10l। ये y वाली डिस्टेंसेज हैं। कोऑर्डिनेट कोई पूछे तो इसके कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे, x, इसका x कंपोनेंट 0, y कंपोनेंट कितना 12, इसका x कंपोनेंट कितना बालकों, x कंपोनेंट 0, y कंपोनेंट कितना 10l। तो xcm क्या आएगा बालकों, बताइए जरा, xcm क्या आएगा फॉर्मूला, xcm क्या होगा 0 होगा, ycm का फॉर्मूला बनेगा। xcm तो जैसे पिछले में किया था, x1 x2 दोनों ही 0 है तो वो 0 बन जाएगा। ycm m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन m1 प्लस m2। हाँ या ना बालकों, क्लियर है, अपन ऐसा कह सकते हैं। तो बताइए ज़रा, m1 मास कितना पहले वाले का m, y1 कितना, तो मैं कहूँ 12 प्लस m2 कितना 4m इंटू y2 कितना 10l अपॉन m1 प्लस m2 कितना, तो m1 प्लस m2 कितना m प्लस 4m। कितना आया बाल को बताइए ज़रा, 2ml, और ये कितना 40ml, ml वो वाला नहीं, ठीक है, ये अलग चीज़ है, मास इंटू लेंथ है ये 40ml, और ये कितना 2ml, तो 42ml अपॉन 5m, m से m कैंसिल आउट, 5 का डिवाइड किया 42 में तो 8.4 आ गया, 8.4l या 42l/5 आ गया। ये ycm आ गया। xcm ycm को दोनों को एक साथ अपन लिख सकते हैं कोऑर्डिनेट के रूप में। क्लियर है। एक क्वेश्चन और कर सकते हैं अपन, एक क्वेश्चन और कर सकते हैं अपन, मैं कह दूं एक क्वेश्चन और अपन करें तो अपन कह देते हैं एक कि भैया कुछ ऐसा है अपने लिए कुछ ऐसा है कि ये एक डिस्क, हाफ डिस्क है, सेमी सर्कुलर डिस्क, ठीक है, ये अपने लिए एक रिंग है, रिंगा, ठीक है, वो वाली रिंग नहीं है, ये अलग रिंग, ठीक है, रिंग का सेमी सर्कुलर रिंग है। इसका मास m है और इसका मास भी कितना है m है। रिंग मटेरियल अच्छा ले रखा है, मान लो ये पतली सी मैंने हाफ डिस्क ली है, मास m है, रेडियस दोनों की कितनी है बाल को r है, और इसकी रेडियस भी कितनी है बाल को r। तो सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट कीजिए, कहाँ से, तो बोले तो o से, फोर्थ क्वेश्चन है या फिफ्थ है जो भी है देख लेना, o से सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट कीजिए। तो बाल को बताइए ज़रा, तो मैंने कहा अगर इंडिविजुअल कंटिन्यूस बॉडीज हैं तो इंडिविजुअल इनका सेंटर ऑफ मास निकालते हैं। रिंग का सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा, तो रिंग का सेंटर ऑफ मास बोले यहाँ पर आएगा, कितनी डिस्टेंस पे आएगा रिंग के लिए, याद है यहाँ से ओरिजिन रिंग ऐसे थी, यहाँ से डिस्टेंस कितना था 2r/π पे, कितना 2r/π डिस्टेंस पे, कितने डिस्टेंस पे 2r/π डिस्टेंस पे, मास कितना है m है। ऐसे ही सेमी सर्कुलर डिस्क का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे कितनी डिस्टेंस पे बालकों, तो अपन कहते हैं 4r/3π, कितना 4r/3π। क्लियर है, कितना मास इसका भी m। अब फॉर्मूला आपको कहता ही है, इसका y सेंटर ऑफ मास, जितना मास ऊपर उतना मास नीचे, तो इस एक्सिस पे ही होगा, और इस एक्सिस पे y की वैल्यू कितनी होती है बालकों 0। क्लियर, कोई पॉइंट यहाँ होता है ना गधों, ध्यान रखना गधों, यहाँ होता है, 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 कहीं भी हो, ईगो हर्ट मत कर लेना अपना, मैं गधों कहता रहता हूँ मेरे स्टूडेंट्स को, ठीक है, ताकि वो सीखते रहे। जितना मास ऊपर उतना मास नीचे, तो सेंटर ऑफ मास इस एक्सिस पे आएगा कहीं भी, इस एक्सिस पे
एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू 0 होती है, एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू 0, एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू 0, वाई एक्सिस पे बोले तो एक्स की वैल्यू 0 होती है, याद रखनी है ये बात, ठीक है। एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू 0, वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। मैं कहूँ अब इंडिविजुअल आ गया, मास भी पता है, वाई एक्स सी एम का फॉर्मूला, एक्स सी एम बताना ज़रा फॉर्मूला, m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2, क्लियर है। m1 मास कितना m, x1 कितना, तो मैं कहूँ x1 तो 2r अपॉन पाई। फर्स्ट इसको माना है मैंने बाल को, सेकेंड इसको, m1 m है, x कितना है 2r अपॉन पाई, प्लस m2 m है, इंटू x2 इस साइड है तो माइनस में, इस साइड है तो डेफिनेटली किसमें, माइनस में, तो माइनस का कितना, माइनस का 4r अपॉन 3 पाई, क्लियर है, 4r अपॉन 3 पाई अपॉन टोटल मास m प्लस m, क्लियर है। तो मैं कहूँ कितना आ जाएगा बालकों, देखिए ज़रा ये कितना हो गया 2rm, मैं यहाँ से 3 पाई को एलसीएम ले लूँ, 3 पाई मैंने क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया, ऐसे 3 पाई एलसीएम ले लिया, यहाँ 2 से 3 को मल्टीप्लाई किया मैंने तो 6mr माइनस 4mr अपॉन 2m, क्लियर है, कितना आया 2mr अपॉन 3 पाई अपॉन 2m, 2m से 2m, आंसर क्या आएगा बालको, r अपॉन 3 पाई, आंसर क्या आया बालको, r अपॉन 3 पाई। तो सेंटर ऑफ मास कहाँ पर आएगा बालको, r अपॉन 3 पाई। पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव में, नेगेटिव आया होता तो पॉजिटिव आया तो इधर, नेगेटिव आया होता तो इधर, क्लियर है। ऐसे अपन सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट कर सकते हैं। चलो एक क्वेश्चन और, फिफ्थ इसका एक क्वेश्चन और देखूं मैं, आप अपने आप से कर सकते हैं, वीडियो को पॉज कर लेना और अपने आप से क्वेश्चन को करना है। ये m मास है, l लेंथ का एक रोड है, ये भी m मास है और l लेंथ की एक रोड है, दोनों का सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट कीजिए। तो मैं कहूँ ये फिफ्थ है क्वेश्चन, दोनों का सेंटर ऑफ मास, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा, इसके बीच में, कितनी डिस्टेंस पे, यहाँ से l/2 पे। कोऑर्डिनेट क्या लिखूं मैं, m मास है, कोऑर्डिनेट क्या लिखूं 0,l/2, ऐसे ही लिखूंगा। इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, ये भी रोड है, रोड का सेंटर ऑफ मास बीच में, ये रहा सेंटर ऑफ मास, कितने डिस्टेंस पे, यहाँ से l/2 पे, कितनी डिस्टेंस पे, l/2 पे। इसके कोऑर्डिनेट क्या लिखूं l/2, 0, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ। फॉर्मूला क्या आएगा, फॉर्मूला यही रहा, ठीक है, फॉर्मूला तो वही रहेगा ना, ठीक है। अब मैं कह देता हूँ यहाँ क्या रखूँगा, m1 x1 बकिए x सेंटर ऑफ मास, बकिए m1 कितना बाल को, बको जरा m1 कितना, मैं कहूँ m1 कितना m, फर्स्ट इसको मान लूँ क्या बाल को, किसी को दिक्कत हो रही हो, कोई आपत्ति होगी, इसको मैं 1 नहीं मानूंगा तो कोई नहीं, उस जिसको आपत्ति है वो, इसको पेट दर्द कर रहा हो वो इसको 1 मान सकता है, बाकी मैं इसको 1 मान रहा हूँ। ये कौन सा हो गया, सेकंड। मास m x1 इसके डिस्टेंस यहाँ से मैं कहूँ इसके, सॉरी x1 कितना l/2 प्लस m2 कितना m, x2 0 अपॉन m प्लस m 2m, हाँ या ना, ml/2 अपॉन 2m, m से m गया l/4 xcm। मैं कहूँ ycm, ये cm है, ठीक है, अजीब सा m दिखेगा वो cm समझना तुम, ycm। बताओ ज़रा y सेंटर ऑफ मास क्या होगा, तो फॉर्मूला वही m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन m1 प्लस m2, m1 y1, m1 कितना है m, y1 कितना, m1 कितना है m, y1 इसका 0 तो 0 प्लस m2 कितना है m, y2 कितना है वाल को l/2 अपॉन m प्लस m 2m, ये हो गया 0, m l/2, m से m गया 2 हो गया ये 4, तो ये भी कितना आएगा l/5 वोल्ट। तो सेंटर ऑफ मास xcm
कोमा वाई सी एम, कोऑर्डिनेट ऐसे लिखते हैं। एक्स सी एम क्या होगा, L/4 कोमा L/4। क्लियर है। इंडिविजुअल के भी मैंने एग्जाम्पल बता दिए और इस तरीके से अपन जितने भी एग्जाम्पल कर सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल कर सकते हैं अपन। ठीक है, मैं ऐसे कि लिख दूँ E4 empty, जैसे आपका भेजा। क्लियर है, E4 क्या empty लिख दूँ मैं, आपका भेजा। ठीक है, ऐसे कह दूँ मैं, E लिख रखा है किसी ने, मास M है, ऐसे इसका टोटल मास M दे दे, इसका भी M दे दे, इसका भी M दे दे, सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट। ये तुम्हारे लिए है क्वेश्चन, होमवर्क। ठीक है, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ, अगला डायग्राम, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ। 4 पॉइंट है, फॉर्मूला M1 x1 प्लस M2 x2 प्लस M3 x3 प्लस M4 x4 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3 आप लगा सकते हैं। ठीक है, आप अपने आप से ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, अपन ऐसा कह सकते हैं। देखिए ज़रा, इससे आगे की अपन बात करते हैं, इससे आगे की बात करते हैं। बाल को मैं कहूँ वो अलग रूमाल थी बाल को, ये वो सोचना सेम सही काम चल रहा है। ठीक है, देखिए ज़रा आगे बात करते हैं। मैं कह दूँ, अब मैं बात करता हूँ व्हेन सेंटर ऑफ मास, व्हेन पार्ट ऑफ ए बॉडी is removed and if we add some part जब बॉडी को अपन क्या करें, when part of a body is removed and if we add some part, दो कंडीशन है। सेंटर ऑफ मास जब मैं कुछ ऐड कर दूं बॉडी में या उसमें से क्या कर दूं, हटा दूं, तो सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला। पहली बात, नीट के लिए जो है उनमें डेंसिटी सेम होनी चाहिए। नीट क्या, जेई में भी जनरली यही है। ठीक है, डेंसिटी शुड बी सेम। कंडीशन क्या है, डेंसिटी शुड बी सेम। क्लियर है। तो फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला याद रखना है, डायरेक्टली याद रखना है। अगर ठीक है, एडेड और रिमूव्ड पार्ट के लिए फॉर 2 डायमेंशनल बॉडीज, पहला इसमें फॉर 2 डायमेंशनल बॉडी, 2 डायमेंशनल बॉडी में एक्स सेंटर ऑफ मास। देखो जरा फॉर्मूला एम, मास की जगह क्या लिख सकता हूँ, 2 डायमेंशनल बॉडी में मास होता है सिग्मा इंटू एरिया। मास क्या होता है बालको, सिग्मा इंटू एरिया। जैसे मान लो 2 डायमेंशनल बॉडी है, ये कोई बॉडी है, डिस्क है मान लो, उसमें से मैंने डिस्क का एक पार्ट हटा दिया, ये वाला पार्ट हटा दिया, तो मैंने रिमूव कर दिया या ऐड कर दिया, कुछ भी कहो चाहे। पहले मैंने अभी हटाया है, मान लो पहले इसका मास था m1, ठीक है, अब मैंने इसका हटा दिया, वो मास कोई m2 है। वो मास क्या है, m2। ध्यान रखना, जो मैं टर्म्स बोल रहा हूं वो आपको ध्यान होनी चाहिए, उसी से ये सारे क्वेश्चंस होंगे बालकों। ठीक है, इनिशियली मास कितना है, कोई m1 है, या इनिशियली इसका पूरा एरिया, मैंने ये अभी हटाया नहीं है मान लो, तो इनिशियली इसका एरिया क्या है, कोई a1 है। इसका सेंटर ऑफ मास की x पोजीशन है वो x1 है। इसका इनिशियल सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन है वो कितनी है, x1 है। मान लो इनिशियल सेंटर ऑफ मास की पोजीशन कितनी है, x1। इनिशियल एरिया कितना है, a1। ठीक है, ध्यान रखना। और इसमें से मैंने कोई पार्ट हटा दिया, मान लो ये पार्ट मैंने हटा दिया, इसका एरिया है कोई a2। इसके सेंटर ऑफ मास की किसी O पॉइंट से जो डिस्टेंस है, जिससे अपन फाइंड आउट कर रहे हैं, उस O पॉइंट से जो डिस्टेंस है सेंटर ऑफ मास की, वो जो डिस्टेंस है इसके सेंटर ऑफ मास की, सेंटर ऑफ मास फ्रॉम ए पॉइंट इज x2 है। तो देखो जरा, फॉर्मूला होता है बालकों m x सेंटर ऑफ मास का, यहां पर लगाते हैं सिग्मा m1 x1 प्लस माइनस, ऐड किया तो प्लस, हटाया तो माइनस, m2 x2 अपॉन m1 प्लस माइनस m2। m की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, m मास नहीं दिया हुआ रहता, एरिया दिया हुआ रहता है, तो सिग्मा
इंटू एरिया, सिग्मा सेम है तो सिग्मा A1 x1 प्लस माइनस सिग्मा A2 x2 अपॉन सिग्मा A1 प्लस माइनस सिग्मा A2। अब सिग्मा ऊपर से कॉमन लिया, सिग्मा नीचे से कॉमन लिया तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, यहां से भी कैंसिल आउट, तो फॉर्मूला बन जाता है बालकों A1 x1 प्लस माइनस A2 x2 अपॉन A1 प्लस माइनस A2। क्लियर? तो टू डायमेंशनल बॉडी के लिए, किसके लिए बालकों? टू डायमेंशनल बॉडी के लिए जो अपने पास फॉर्मूला होता है सेंटर ऑफ मास का, किसी ओ पॉइंट से एक्स सेंटर ऑफ मास का जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आता है, मैं यहां लिख देता हूं, एक्स सेंटर ऑफ मास का जो फॉर्मूला आएगा किसी ओ पॉइंट से, तो वो अपन लिखेंगे A1 x1 प्लस माइनस A2 x2 अपॉन A1 प्लस माइनस A2। क्लियर है? अब इसमें टर्म्स याद रखना, A1 क्या है? इनिशियल जो पूरी बॉडी थी, इनिशियल जो बॉडी थी उसका एरिया, x1 उस इनिशियल बॉडी का किसी ओ पॉइंट से, जिससे सेंटर ऑफ मास फाइंड, उस ओ पॉइंट से उसका सेंटर ऑफ मास, उस ओ पॉइंट से इनिशियल बॉडी के सेंटर ऑफ मास की एक्स पोजीशन, ठीक है। A2 क्या है? A2 एडेड और रिमूव्ड एरिया, एडेड और रिमूव्ड एरिया। x2 उस एडेड और रिमूव्ड एरिया के सेंटर ऑफ मास की पोजीशन अपॉन एरिया पहले वाला, और जो एडेड किया है या रिमूव, ऐड करेंगे तो प्लस, रिमूव किया तो माइनस। क्लियर है बालकों? ये फॉर्मूला याद रखना है। तो अपन ने क्या कहा, एक्स सेंटर ऑफ मास का टू डायमेंशनल बॉडी के लिए, ये तो मैंने डेरिवेशन बताया है कुछ एक्स्ट्रा बुद्धिमान लोगों के लिए जो कई बार सोचते हैं गुरुजी ने डायरेक्ट कैसे लिखवा दिया, तो उनके लिए बताया है। बाकी जो मेरे जैसे दिमाग वाले हैं, मतलब नॉर्मल एवरेज दिमाग वाले हैं, वो डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखना, A1 x1 प्लस माइनस A2 x2 अपॉन A1 प्लस माइनस A2 है। क्लियर है? ठीक है, सभी को ये फॉर्मूला, बस ये फॉर्मूला है अपने लिए सब कुछ, ठीक है। अब देखो जहां A1 क्या कह रहा हूं मैं, इनिशियल फुल बॉडी एरिया, ठीक है। A2 रिमूव्ड और एडेड पार्ट एरिया, ठीक है। प्लस कब आता है? प्लस व्हेन मास इज एडेड, माइनस जब क्या होगा, रिमूव्ड। क्लियर है? x1 क्या है? तो x1 अपन ने बोला पोजीशन ऑफ इनिशियल बॉडी का सेंटर ऑफ मास, और x2 क्या है? इनिशियल बॉडी, सॉरी रिमूव्ड और एडेड पार्ट का सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला है। क्लियर है बालकों? अब अपन देख लेते हैं फॉर 3D, फॉर 3 डायमेंशनल बॉडी, फॉर 3 डायमेंशनल बॉडी, सेकंड है 3 डायमेंशनल बॉडी। अब 3 डायमेंशनल बॉडी के लिए क्या लिखेंगे बालकों? तो यही फॉर्मूला यूज करना है अपन को, बस एरिया की जगह वॉल्यूम कर देना है। क्या करना है बालकों? एरिया की जगह क्या कर देना है, 3 डायमेंशनल। जैसे मैं कह दूं एक मेरे पास स्फीयर था और उसका मैंने एक स्फीयर हटा दिया, ये पार्ट हटा दिया, एक स्फीयर है उसमें से मैंने एक छोटा सा टुकड़ा निकाला और वो हटा दिया, फेंक दिया मैंने। क्लियर है? तो सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या आएगा? तो ध्यान रखना, मैं सीधा बोलता हूं, एक्स सेंटर ऑफ मास नया वाला किसी ओ पोजीशन के रेस्पेक्ट में, तो फॉर्मूला एरिया की जगह 3 डायमेंशनल बॉडी के लिए एरिया की जगह क्या डिफाइन होता है, वॉल्यूम। तो V1 x1 प्लस माइनस V2 x2 अपॉन V1 प्लस माइनस V2। V1 क्या है बालकों? इनिशियल फुल बॉडी वॉल्यूम, फुल बॉडी वॉल्यूम। क्लियर है? ठीक है। x1 क्या है? इनिशियल बॉडी का, जब ये पूरा भरा हुआ था ऐसे, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ था, यहाँ। अब मैं जैसे यहाँ से वैल्यू निकाल रहा हूँ x1 की, तो वो क्या आ जाएगी, 0। अपन क्वेश्चन करेंगे तब बताऊंगा। तो x1 इनिशियल पूरी बॉडी का सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस उस ओ पॉइंट से। फिर V2 एडेड और रिमूव्ड पार्ट, वॉल्यूम ऑफ एडेड और रिमूव्ड पार्ट।
क्लियर है बालकों? x2 उसका सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस, ठीक है। v1 वही चीज, v1 v2, क्लियर। v कैसे आया? वही फॉर्मूला तो था अपने पास, m1 x1 प्लस माइनस m2 x2। ये बता देता हूं मैं कुछ ज्ञानी लोगों के लिए, m1 प्लस माइनस m2। मास को क्या लिखते हैं 3 डायमेंशन बॉडी में? रो इंटू वी लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? कल बताया था मैंने, मास होता है रो इंटू वी। तो m1 रो v1, m2 रो v2, रो v1 रो v2, रो यहां से कॉमन, रो यहां से कॉमन, रो रो कैंसिल आउट, तो क्या बच जाएगा v1 x1 प्लस माइनस v2 x2 अपॉन v1 प्लस माइनस v2। बचेगा कि नहीं बचेगा? तो यही फॉर्मूला आएगा। अब इस पे अपन क्वेश्चन करते हैं, क्लियर है? ठीक है, अब अपन इस पे क्वेश्चंस करते हैं, क्लियर है? तो 2 डायमेंशन बॉडी और 3 डायमेंशन बॉडी के लिए अपने पास फॉर्मूला आ चुका है, ठीक है। अब मैं कह दूं ये कोई डिस्क है, एग्जांपल, ठीक है, ये कोई डिस्क है, फाइंड आउट सेंटर ऑफ मास व्हेन shown area is removed, find COM from O point when shown area is removed। जनरली अपन को रिमूव के एग्जाम्पल ही मिलेंगे, जनरली अपन को किसके एग्जाम्पल मिलेंगे? रिमूव के एग्जाम्पल, ठीक है। यहां से मैंने एक ये वाला पार्ट हटा दिया, ये हटा दिया और ये अपना ओ पॉइंट है, याद है ये ऊपर, मतलब ये वाला एरिया बचा हुआ है, ये सेंटर से जा रहा है ऐसे। इसकी रेडियस मैंने मान ली, इसकी रेडियस दे रखी है अपन को, मान लो r दे रखी है। कितनी रेडियस दे रखी है? r। तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन को फाइंड आउट कीजिए। तो अपन ने क्या कहा को, एक डिस्क है इनिशियली और फिर मैंने इस डिस्क का ये पार्ट हटा दिया है, तो ओ से बचे हुए पार्ट का फाइंड सेंटर ऑफ मास फ्रॉम पॉइंट ए व्हेन शोन एरिया इज रिमूव्ड। ये एरिया मैंने क्या कर दिया है? रिमूव्ड एरिया है, क्लियर है? तो बताइए जरा फॉर्मूला। सबसे पहली बात तो 2-4 चीजें चाहिए होगी। एरिया है, डिस्क है, क्या है ये? डिस्क है। डिस्क है तो एरिया होगा, 2 डायमेंशन बॉडी तो एरिया होगा x सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला बताइए जरा। उस पॉइंट से ओ पॉइंट से फॉर्मूला क्या लिखा था एरिया वाले का? a1 x1 हटाया तो माइनस a2 x2 अपॉन a1 माइनस a2। यही है या नहीं है फॉर्मूला बालको? यही है, ठीक है। तो x सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या होगा? x सेंटर ऑफ मास फॉर्मूला तो ये a1, तो मेरे को जो जो चीजें चाहिए वो मैं पहले ही लिख लेता हूं। a1 पहले पूरे का एरिया, रेडियस r पूरा, इसको भूल जाओ बालको एक बार, ठीक है। तो पूरे का एरिया पाई r स्क्वायर। a2 जो पार्ट हटाया उसका एरिया, कहां से? पूरा एरिया, तो इसका एरिया, ये रेडियस कितनी होगी? डेफिनेटली ये पूरा r, तो ये सब, ये क्या होगी? ये इसकी डायमीटर होगी, व्यास, तो इसकी रेडियस कितनी? r/2, तो a2 कितना हो गया? पाई r/2 का स्क्वायर, तो क्या हो गया? पाई r²/4। क्या हो गया? पाई r। तो याद रखना बालकों, एक सीधी बात बोलता हूं, यदि r रेडियस का एरिया a हो तो r/2 रेडियस का एरिया a/4 होता है, सीधा सा। ये r रेडियस है r/2 तो एरिया a/2 लिख दिया मैंने, 4, मेरे शब्दों का ध्यान रखना, ये a/4 ऐसे कई बार होता है, ठीक है। तो r रेडियस तो एरिया, तो r/2 रेडियस का क्या होगा? a/4, सीधा सा याद रखना है, नीट वालों के लिए स्पेशल। पाई r²/4 है, ये a1 है और ये a2 है, क्लियर? अब देखिए जरा आगे बात करता हूं मैं। a1 a2 आ गया। x1 सेंटर ऑफ मास की पोजीशन O से, पहले पूरा था, पूरे का सेंटर ऑफ मास मेरे हिसाब से यही था, तो x1 क्या होगा? मैं कह दूं 0 था। x1 पहले का सेंटर ऑफ मास की x पोजीशन 0, इसका रिमूव्ड पार्ट का सेंटर ऑफ मास कहां आएगा? यहां आएगा, तो इसके हिसाब से ये वाली डिस्टेंस तो मैं कह दूं x2 डिस्टेंस, इसके डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी बालकों? मैं कह दूं r/2 आएगा बालकों। कितना आएगा? r/2।
पूरे की, इसको भूल जाओ तो पूरे का सेंटर ऑफ मास यहां O से डिस्टेंस उस पॉइंट की तो 0 है। फिर जो एडेड पार्ट है या रिमूव्ड पार्ट है तो ये रिमूव्ड है, इसका सेंटर ऑफ मास यहां से डिस्टेंस x पोजीशन कितनी r/2। बात क्लियर है? ठीक है, ये तरीका। तो एक्सियम A1 एरिया कितना है पाई r स्क्वायर, x1 कितना है 0 माइनस A2 कितना है A2 कितना है पाई r स्क्वायर बाई 4। ये अजीब सा 2 दिखाई दे मतलब वो पाई है, याद रखना। ठीक है, इनटू x2 कितना है बालको r/2 अपॉन क्या फॉर्मूला A1 माइनस A2, A1 कितना पाई r स्क्वायर माइनस पाई r स्क्वायर बाई 2 कैसे लिखा 4 है, सॉरी 4 पाई r स्क्वायर बाई 4। क्लियर है? ठीक है, सॉरी बालको 2 लिख दिया था मैंने, पाई r स्क्वायर बाई 4, पाई r स्क्वायर बाई 4। बताइए जरा क्या आएगा। ये तो 0 इंटू फलाना, 0 इंटू फलाना क्या होता है बालको 0, ये पूरा 0 माइनस यहाँ क्या हो गया, मैं सीधा लिख दूं माइनस क्या हो गया बताइए जरा, पाई r क्यूब डिवाइड बाई 8 अपॉन नीचे क्या आएगा पाई r स्क्वायर माइनस पाई r स्क्वायर बाई 4। तो मैं कह दूं 3 पाई r स्क्वायर बाई 4 आएगा। क्लियर है? अब मैं कह दूं पाई से पाई कैंसिल आउट। ठीक है, अब मैं कह दूं r स्क्वायर से क्यूब केवल r बचेगा, ये 4 है, 4 से मैंने 8 को काटा 2, तो क्या बन गया मालको माइनस का r/6। ऐसा ही कुछ आ रहा है क्या बालको? ठीक है, कैलकुलेशन देख लेना, बाकी कुछ ऐसा ही कुछ आ रहा होगा। क्या आएगा बालको माइनस का r/6। मतलब O से डिस्टेंस, सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस कहां पर होगी, सेंटर ऑफ मास यहां पर आएगा। कितने डिस्टेंस पे, माइनस का r/6 पे। यहां से ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये COM है, और कितनी पे r/6 डिस्टेंस पे। इधर है मतलब माइनस, इधर होता है तो प्लस। क्लियर है? ठीक है, एक वॉल्यूम का एग्जांपल और लेते हैं, फिर एक एरिया का एग्जांपल और ले लेंगे आज के लेक्चर के अंदर, और उतना काफी होगा। ठीक है, अगले लेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है अगला बालकों। अगले लेक्चर में अपन सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन मेरे को लगता है नीट के अंदर आएगा, अगर सेंटर ऑफ मास का क्वेश्चन बनता है तो वहां सबसे ज्यादा बनेगा, लेकिन वो तभी आएगा जब पहले वाले सारे लेक्चर्स क्लियर हों। ठीक है, तो देखिए जरा मैं बात करता हूं अगले एग्जाम्पल की, वही फाइंड आउट पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम पॉइंट ए। मैं कह देता हूं कि ये अपने पास क्या है, एक स्फीयर है, सॉलिड सफियर। सॉलिड क्या है, सफियर है, सॉलिड स्फीयर। एक बात ध्यान रखना, x1 की जगह y1 xcm लिखा था, उसकी जगह ycm यूज हो सकता है। जैसे मैं पार्ट को क्या हटाऊं, ऐसे ऐसे किसी पोजीशन से हटाऊं, y वाले एक्सिस पे हटाऊं, x वाली एक्सिस पे हटाऊं, तो जितना पार्ट हटाया, जैसे मैं मान लो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ होता है, अब इसका मैंने ये कोई पार्ट हटा लिया, तो बताइए ज़रा जितना इधर से हटाया उतना इधर से हटाया, तो सेंटर ऑफ मास में x पोजीशन में कोई चेंज नहीं है, सॉरी y पोजीशन में कोई चेंज नहीं आएगा, x सेंटर ऑफ मास खिसक जाता है। क्लियर? और कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कुछ लोग YCM लिखेंगे उसको। अब मैंने गोले में से एक गोला हटा दिया, अब मैं कह दूं ये रेडियस 2r है बालको, रेडियस कितनी है ये वाली 2r, और ये सेंटर है इसका, ये सरकमफेरेंस को छू रहा है, ये वाला मैंने गोला हटा दिया है। तो बताइए जरा रिमेनिंग पार्ट का सेंटर ऑफ मास O से कहां पर होगा, तो डेफिनेटली कहां पर होगा, यहां से हटाए तो सेंटर ऑफ मास किधर खिसकेगा, जिधर ज्यादा मास है तो इधर खिसकेगा, यहां कहीं आएगा। अब वो पोजीशन ही निकालनी है अपन। कैसे फाइंड आउट करें अपन पोजीशन को, तो अपने पास तरीका है उसके लिए। क्या है फॉर्मूला, अपने वॉल्यूम है, ये 3D स्ट्रक्चर है। कैसा है स्ट्रक्चर, 3D स्ट्रक्चर है। तो 3D स्ट्रक्चर के लिए फॉर्मूला क्या होता है बालको, बताइए जरा। 3D स्ट्रक्चर के लिए अपने पास तरीका क्या होगा, 3D स्ट्रक्चर के लिए तरीका क्या होगा, तो 3D स्ट्रक्चर के लिए तो अपन ने कहा x सेंटर ऑफ मास बराबर v1 x1 माइनस v2 x2, माइनस किस लिए, क्योंकि हटाया है, v1 माइनस v2। क्लियर है? तो x सेंटर ऑफ मास v1
मैं जो चीज़ें चाहिए वॉल्यूम पहले का पूरा का वॉल्यूम, जब ये हटाया नहीं था तब इनिशियली जो वॉल्यूम था तो क्या था बताइए ज़रा। मैं कह दूँ वॉल्यूम क्या होता है किसी गोले का 4/3 पाई आर क्यूब, रेडियस का क्यूब, रेडियस कितनी है इसकी 2r का क्यूब। कितना आएगा बालकों, कितना आएगा बताइए ज़रा। तो मैं कहूँ 4/3 पाई 2r का क्यूब मतलब 8r क्यूब, 8r क्यूब, ये आएगा ना बालकों, क्लियर है। अपन ऐसा कह सकते। दूसरा V2 जो हटाया पार्ट, तो 4/3 पाई, इसकी रेडियस कितनी है बालकों r है, इसकी रेडियस कितनी है r, क्योंकि ये 2r तो ये 2r, तो ये रेडियस कितनी r, तो पाई r क्यूब, तो क्या हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब। x1 पहले का सेंटर ऑफ मास की x पोजीशन, पहले के पूरे की सेंटर ऑफ मास यहीं पर था 0। x2 दूसरे के सेंटर ऑफ मास की रिमूव्ड या एडेड पार्ट के सेंटर ऑफ मास यहां पर होगा, होगा कि नहीं होगा बालकों, यहां पर ही होगा। तो उसकी x पोजीशन कितनी है r, ये डिस्टेंस और इसकी रेडियस r है बालकों, तो ये डिस्टेंस कितनी हुई r, तो मैं कह दूं ये r है। बताइए जरा सेंटर ऑफ मास कहां पर आएगा, बकिए जरा, बकिए जरा। तो एक्स सेंटर ऑफ मास V1, V1 कितना, तो 4/3 इंटू पाई इंटू 8r क्यूब इंटू x1 0 गया पानी में, माइनस V2, V2 कितना बालकों, V2 कितना है बालकों 4/3 पाई r क्यूब डिवाइड बाई V1, V1 कितना है बालकों 8 इंटू 4, तो कितना हो गया 32 डिवाइड बाई 3 पाई r क्यूब माइनस 4/3 पाई r क्यूब क्यूब। क्लियर है। ये तो क्या हो गया बालको 0 इंटू फलाना 0, ठीक है, माइनस सॉरी इसकी पोजीशन नहीं लिखी अपन ने, x2 कितना है बालको r, x2 कितना है बालको r, तो ये r भी तो लिखना पड़ेगा ना बालको। क्लियर है, अपन ऐसे कह सकते हैं। तो ये तो 0, वहां क्या बन गया माइनस का 4/3 पाई r क्यूब। क्लियर है, अपन कह सकते हैं माइनस का r की पावर 4, 3 तो ये और ये r कितना हो गया r की पावर 4, 4/3 पाई r की पावर 4 अपॉन 32 डिवाइड बाई 3। एलसीएम कितना ले लूँ मैं, 3 ले लूँ, एलसीएम ले लूँ 3 ले लूँ, तो 32 में से 4 माइनस किया तो कितना आ गया 28/3 पाई r क्यूब। क्लियर, पाई से पाई गया, r क्यूब से 4 को काट दिया, केवल r बचा, 3 से 3 गया, 4 से 28 को काटा तो क्या बचेगा 7, तो माइनस का r/7 क्या आ गया बालकों माइनस का r/7। क्लियर है, तो यहां से सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस माइनस इधर लूं या इधर लूं, लेफ्ट में, क्या पे r/7 पे। क्लियर है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन अपन को मिल चुकी है। वाई सेंटर ऑफ मास कहां पर आएगा 0 पे आएगा, यहाँ पे इसी में मैं कह दूं वाई सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्या आएगी, तो वही फॉर्मूला a1 y1 माइनस a2 y2 सॉरी v1 y1 v2 y2 अपॉन v1 माइनस v2। y1 पहले वाले का भी 0 और बाद वाले का भी कितना 0, तो 0 से मल्टीप्लाई इसको 0 से, तो ये क्या आएगा डेफिनेटली क्या आएगा 0। एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें दोनों की वैल्यू आ जाएगी, जिसमें दोनों की वैल्यू आ जाएगी। जैसे एक प्लेट है मान लो, ठीक है, सब्र रखिए बालकों, ठीक है, सब्र का फल मीठा होता है, ठीक है। ये है प्लेट है, ये लेंथ मैं कह दूं L है, ये लेंथ कितनी है L है अपने पास, मैं कह दूं 2L है, और ये लेंथ भी कितनी है टोटल 2L। ये ओरिजिन है, मुझे सेंटर ऑफ मास चाहिए, अगर मैं कह दूं ये वाला पार्ट बचा है केवल, मतलब मैंने इसको ऐसे काट दिया, यहां से ये हटा दिया, सेंटर ऑफ मास किधर जाएगा, ये हट गया, तो सेंटर ऑफ मास डेफिनेटली यहां कहीं आएगा, इसकी एक्स पोजीशन भी होगी और वाई पोजीशन भी होगी, ये ओरिजिन है, यहां से इधर आएगा, तो एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव आएगा। अब मैं कहूं कैसे आएगा, ये बात करते हैं अपन, कितना आएगा ये बात करते हैं। तो एक्स सेंटर ऑफ मास, सबसे पहले मैं कहूं पूरे का, जब इनिशियल था तो एरिया कितना था, 2 डायमेंशन बॉडी, ये प्लेट है, ये
क्या एक प्लेट है। पहले पूरे का एरिया तो 12 इंटू 12 तो 4L स्क्वायर। पहले पूरे का एरिया कितना होगा 12 इंटू 12 तो कितना 4L स्क्वायर। बाद में मैंने इसको हटाया है इसका एरिया तो L इंटू एल, L इंटू एल क्या हो गया L स्क्वायर। पहले का सेंटर ऑफ मास पूरे का सेंटर ऑफ मास तो x1 कितना होगा सेंटर ऑफ मास पूरे का यहीं पर था। y1 भी क्या होगा बालकों 0, यहीं पर x1 भी 0 और y1 भी 0। मैं कह दूं x2 मतलब रिमूव्ड पार्ट का सेंटर ऑफ मास यहाँ आएगा, उसकी x पोजीशन तो कितनी होगी x पोजीशन बालकों ये पूरा L तो x पोजीशन कितनी L/2। बात समझे या नहीं समझे। रिमूव्ड पार्ट का सेंटर ऑफ मास की x पोजीशन तो रिमूव्ड पार्ट का सेंटर ऑफ मास तो ये x पोजीशन ये जैसे इसके कोऑर्डिनेट लिखने को कोई बात बोल दिया आपको तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ बीच में, ये डिस्टेंस L/2 ये डिस्टेंस L/2 तो मैं इसके कोऑर्डिनेट क्या लिखूंगा L/2 L/2 लिखूंगा या नहीं लिखूंगा बालको तो L/2 और y डिस्टेंस भी तो y2 भी क्या L/2 बालको। क्लियर x सेंटर ऑफ मास फॉर्मूला बताइए जरा क्लियर। जो चीजें चाहिए थी वो मैंने सारी लिख दी। वो x सेंटर ऑफ मास A1 x1 माइनस A2 x2 अपॉन A1 माइनस A2। बको जरा प्रारंभ में एरिया बताओ जरा 4L स्क्वायर x1 0 क्लियर है प्लस माइनस A2 जो हटाया उसका एरिया L स्क्वायर इंटू x2 L/2 अपॉन A1 माइनस A2 तो 4L स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। कितना आ गया बालको बकिए जरा कितना आ गया ये तो 0 ये L स्क्वायर इंटू L/2 तो L क्यूब डिवाइड बाई 2 अपॉन 3L स्क्वायर आया ना L स्क्वायर ये L क्यूब ये कितना हो गया L/6 कितना हो गया L/6। y सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला बताइए सर अब बस वही x की जगह y लिख दो A1 y1 माइनस A2 y2 अपॉन A1 माइनस A2 A1 y1 माइनस A2 y2 ये कट रहा होगा ठीक है कोई बात नहीं अपन ऊपर लिख देते हैं इसको ठीक है क्लियर है ऊपर लिख देते हैं अपन इसको कट रहा हो तो अपन ऊपर लिख देंगे। वैसे हाँ एक बात और यहाँ क्या है ये माइनस में है क्लियर है ये क्या है L/6 किस में है माइनस में है बालको क्लियर है माइनस में आएगा ये तो 0 हो गया यहाँ माइनस है तो ये माइनस में है ठीक है। दूसरा मैं कहूँ YCM तो YCM का फॉर्मूला ऊपर लिख देता हूँ मैं यहाँ पे दिखाई दे नहीं दे YCM यहाँ दिखाई दे रहा होगा आपको आई थिंक क्लियर है। YCM का फॉर्मूला क्या है YCM का फॉर्मूला A1 y1 माइनस A2 y2 अपॉन A1 माइनस A2 क्लियर है। A1 y1 बको जरा A1 पहले वाले का एरिया 4L स्क्वायर इंटू y1 पहले वाले की y पोजीशन तो y1 कितना 0 माइनस A2 पहले रिमूव्ड पार्ट का एरिया L स्क्वायर और रिमूव्ड पार्ट की y पोजीशन y2 कितना बोल रखा है L/2 अपॉन A1 तो 4L स्क्वायर माइनस L स्क्वायर क्या आएगा बालको ये 0 ये L क्यूब डिवाइड बाई 2 और नीचे 3L स्क्वायर। अब L स्क्वायर से क्यूब को काट दिया तो L बाई ये 2 और 3 मल्टीप्लाई हो जाएंगे L/6 तो ये माइनस में है ये भी किस में बालको माइनस में सॉरी किस में होगा बालको माइनस में ये भी तो मैं यहाँ लगा दूँ माइनस L/6 तो नया न्यू रिमेनिंग पार्ट का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर आएगा रिमेनिंग पार्ट का सेंटर ऑफ मास की पोजीशन आएगी माइनस L/6 माइनस L/6 क्लियर है। तो L/6 यहाँ से नीचे की ओर L/6 माइनस में y की पोजीशन और माइनस में x की L/6 तो यहाँ कहीं सेंटर ऑफ मास आएगा क्लियर है। तो रिमूव्ड पार्ट का सेंटर ऑफ मास भी अपन ने देख लिया। कंटिन्यूअस बॉडीज के लिए सेंटर ऑफ मास कैसे फाइंड आउट करते हैं वो भी अपन ने देख लिया है। एक सर्कुलर जैसे आर्क के लिए भी बताना चाहता था मैं कि कैसे डेरिवेशन करते हैं ये 2r/π कैसे आता है ठीक है लेकिन वो नेक्स्ट लेक्चर में अपन ट्राई करेंगे क्लियर है बालको ठीक है। बाकी बातें नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। धन्यवाद।